नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा, अहमदाबाद ब्लास्ट के 39 दोषियों में से 38 को फांसी, 11 को उम्र कैद, एक आरोपी सरकारी गवाह बना। ईएसआई अस्पताल खोलने के लिए श्रम राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन, भामस ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल खोलने की मांग। आज गुरमीत राम रहीम की फरलो पर सुनवाई पंजाब व हरियाणा कोर्ट में होगी। पटियाला के व्यक्ति ने सरकार के आदेशों को दे रखी है चुनौती। और खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई थी। विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनाहगारों को सजा दी। 38 के लिए सजाए मौत मुकर्रर की गई है और 11 ताउम्र कैद में रहेंगे। फैसला ऐतिहासिक है। देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड ही था जिसमें एक साथ 26 लोगों को सजा सुनाई गई थी। 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। इनमें से एक दोषी अयाज सैयद को जांच में मदद करने के लिए बरी किया जा चुका है। 29 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। फैसले के वक्त कोर्ट ने धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख, गंभीर घायलों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए की सहायता देने का आदेश दिया है। 26 जुलाई 2008 यही वह दिन था जब 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद के रूह को हिलाकर रख दिया। शहर भर में इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान गई जबकि 200 लोग घायल हुए। घायलों की जांच पड़ताल कई साल चली। करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला। पुलिस ने अहमदाबाद में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी जबकि सूरत में 15 व अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई जहां विभिन्न स्थानों से भी जिंदा बम बरामद किए गए। श्रीमाधोपुर की अजीतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत किशोरपुरा की ढाणी गादड़ा नली से बड़ी खबर, जहां 2 भाइयों के आपसी इष्टे की भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद चल रहा है। इष्टे भूमि पर निर्माण कार्य रोकने के लिए दूसरे पक्ष पुलिस को फोन के माध्यम से सूचना दी, जहां अजीतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस के द्वारा निर्माण कार्य को बंद करवाने को लेकर पुलिस व निर्माणकारियों के बीच हाथापाई हो गई। विवाद को बढ़ते देख पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त जाब्ता बुलाकर करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। सूरतगढ़ से खबर, जहां शहर के आसपास हो रहे अवैध कब्जे पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करते हुए किशनपुरा आबादी में टीसी खारिज भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर उपखंड अधिकारी कपिल यादव, तहसीलदार हाबूलाल मीणा, पटवारी सोहनलाल ताखर ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को ध्वस्त किया। लगातार 3 दिन से प्रशासन अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रहा है। कब्जाधारियों को प्रशासन ने सोमवार तक का समय दिया, यह जगह खाली कर दो। वहीं कब्जाधारियों का कहना है कि उन्होंने पैसे देकर प्लॉट खरीदे हैं। अपने आप को जमीन का मालिकाना हक बताते हुए रामलाल भाट ने टीसी खारिज पड़ी खाली भूमि पर गरीब लोगों से पैसे लेकर उनको स्टाम्प पर प्लॉट बेचने व रामजी लाल का कहना है कि यहां पर लाइट की एनओसी ग्राम पंचायत द्वारा जारी की हुई है और शहर के भूमाफिया खुद कब्जा करना चाहते हैं। रामजीलाल। तो रामजीलाल जी, आपने जैसे यहाँ जितने भी गरीब लोग हैं अभी अतिक्रमण टूट रहा है, तो ये जो इनको प्लॉट दिए थे इनसे मतलब किस आधार पे दिए थे इनको प्लॉट है? गरीब गुरु आदमी है, ठीक है ना। तूने 2006 में मेरे पापा यहाँ रह करते, हमारी ढाणी 2006 से है ये, ठीक है। 2006 से ये जमीन हमारे पास है। जो जमीन टीसी अलॉटमेंट है और जो जमीन हमारी खरीदी हुई थी किसी से, ठीक है, खरीद शुदा हमारे पास लिखावटी भी है, ठीक है। उसके बाद ये गरीब जनता यहाँ रहने लगी है, ठीक है। कई गरीब जनता को हमारे दिया हुआ है, कई वैसे रह रहे हैं, अपने कोई दिक्कत नहीं है। गरीब जनता यहाँ रह रही है, ठीक है। अभी सरकार क्या है, तानाशाही है। ये सरकार खुद, ये अभी आज के नहीं है, ये 2006 से हम रह रहे हैं, ठीक है। हमारा बायोडाटा चेक करवा लो, 2006 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। मेरे बाप दादा यहाँ मर गए और आज ये सरकार तानाशाही कर रही है कि गरीबों का आशियाना उजाड़ रही है, ठीक है। ये तकड़े जो पावरफुल आदमी है वो इस जमीन को हड़पना चाहते हैं, इस गरीबों आशियाना उजाड़ के यहाँ आपका कब्जा जमाना चाहते हैं। मिली हुई है। कौन कौन हड़पना चाहता है? ये बड़े बड़े आदमी, मैं किस किस का नाम बताऊं, ठीक है। प्रशासन आ रहा है, तहसीलदार आ रहा है, एसडीएम आ रहा है, ये उनके साथ मिले हुए हैं, इसलिए गरीबों का आशियाना उजाड़ रहे हैं। यहाँ कोई तकड़े आदमी नहीं है। कोई तकड़ा आदमी है तो बताओ। कोई किसी ने झुग्गी बना रखी है, किसी ने एक कमरा बना रखा है। आज का नहीं है, 2006 का है, ठीक है। और 2006 में हमने ये जमीन खरीदी हुई है,
ठीक है, टीसी अलॉटमेंट है, चलो खारिज है, मैं से नहीं बोलता, पटा है, खारिज है, चलो कोई उस टाइम तो हमने खरीदी है ना, ठीक है। हम कोई ऐसे कब्जा करके तो बैठे नहीं है, पूरा सूरतगढ़ है, किसी का कब्जा है तो किसी का पट्टा है तो बताओ मेरे को, ठीक है। 20% पट्टा है, वो कोठे नहीं फोड़ रहे, मैं दिखाता हूँ कोठे फोड़ दे, नहीं फोड़ रहे, लेकिन यहाँ गरीबों का आशन है, ये रोड बन गई है, इसलिए जो पावरफुल आदमी है ये रोड पर ये कब्जा जमाना चाहते हैं, सरकार के साथ में मिलकर मनाना चाहते हैं, सरकार उनके साथ मिली हुई है, ये गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है। ये गरीब ऐसी मजबूती हो रखी है हमारी, तो ऐसी हालत है कुत्ते से बेहतर कि हम आत्महत्या पे अभी मजबूर है। कि सरकार ताने से सरकार गरीबों का आसन उजाड़ती है, हमारा जो आसन उजाड़ती है, तो हमारे गुलाश में कुछ नहीं बचे आत्म अलावा, ठीक है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, हमें निवेदन करता हूँ कि ये गरीबों का आसन है, मत उजाड़िए, ठीक है। कोई पावरफुल आदमी का आसन नहीं है, ये गरीबों का है। आप पावरफुल पार्टियों के साथ, बड़े बड़े भूमाफियों के साथ मिलके आज ये उजाड़ रहे हो, ये गरीबों का क्या होगा? ये गरीब कहाँ जाए? आज के नहीं है, ये बिजली लगी हुई है, 3-3, 4-4 साल बिजली क्यों बिल है हमारे पास, आज की नहीं है ये आज हमने कब्जा किया है। राजधानी जयपुर के चाकसू में काठावाला गांव में भागवत कथा का आयोजन धूमधाम से हो रहा है। यहां कथावाचक पंडित सुरेश महाराज की अपने जीवन काल की 378वीं भगवत कथा कर रहे हैं। उनके एक एक वचन प्रवचन को सुनकर श्रोताओं का मन गदगद हो गया। कथावाचक ने कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव पर विशेष प्रकाश डाला। वह कथा का आयोजन काठावाला के देवदा परिवार की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। पिंडवाड़ा से खबर, जहां वोल्केम प्राइवेट लिमिटेड श्रमिक संघ ने श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई को ज्ञापन भेजकर ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल व लोकल ऑफिस खोलने की मांग की है। पिंडवाड़ा तहसील में 22,783 आईपी होने के बावजूद भी ईएसआई अस्पताल व लोकल ऑफिस के आदेश नहीं हो रहे। कर्मचारियों ने क्षेत्रीय निदेशक जयपुर कार्यालय को ईएसआई अस्पताल व लोकल ऑफिस खोलने का प्रपोजल भिजवा दिया। समस्या गंभीर है क्योंकि प्राइवेट अस्पताल द्वारा आईपी कर्मचारियों का इलाज नहीं हो रहा। निजी अस्पताल यह कहते हैं कि उनके पास कोई आदेश नहीं है। कुशीनगर से खबर, जहां हादसे को लेकर ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, जिसकी वजह से नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया स्कूल टोल में शादी की रस्म निभाने के लिए की गई महिला कुएं में गिरी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। यह ग्राम का काफी पुराना कुआं था जिस पर स्लेब लगा हुआ था। स्लेब पर काफी महिलाओं के चढ़ने से स्लेब टूट गया और महिलाएं कुएं में गिर गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नहीं की होती तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही बताया कि एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंची। घटना हुआ बहुत दुखद है और इसमें आपदा राहत से उनके परिजनों को 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के सापेक्ष दिया जा रहा है। घरों को भी कुछ नहीं, एक घायल अस्पताल में जो एडमिटेड है उनकी पूरा इलाज की और बाकी जो अन्य है खर्चा वो पूरा हम लोग। सर, ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की कुछ लापरवाही बताई जा रही है कि कल रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग थे, कुछ जो बातें जो बताई गई थी उस पर जाँच होगी और इसके बाद पहले तो इस दुखी कड़ी में हम परिवार के साथ हैं, उसके बाद में जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और तमाम लोग घायल हैं, प्रशासनिक स्तर पर क्या मदद मिल रही है और क्या सरकार की तरफ से आ रही है, क्या हो रहा है? बता रहे हैं तो चुनाव का दौर चल रहा है, संजोगन हम लोग की कल की जिम्मेवारी गिरी थी, घर पहुंच गए थे हम लोग रात में ही, घटना के आध घंटे बाद ही जिला प्रशासन लगा हुआ था, गांव के युवा भी जो सभी लोग लगे थे। उस समय तो कैजुअल्टी कम ही था, सबको भेजा गया। निजी कुआं था, कुएं का स्लैब सुरक्षा के दृष्टिकोण से 15 साल पहले लगभग पड़ा था। किस हालात में था वो स्लैब किसी को पता नहीं था। भीड़ ज़्यादा हो गया मटकोर कार्यक्रम में बच्चियों का, महिलाओं का, और वो टूट गया। खैर वो घटना हो गई। जिला प्रशासन से लेकर हमारी सरकार हर घायल परिवार, मृतक परिवार सबके साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ी है। मैं रात को ही लगभग 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया था, तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन गोरखपुर से भी सभी को भेज रहा हूँ, आप लोग लगे रहिए हर परिवार के साथ। और हेतु सहायता के लिए आज 4-4 लाख रुपया
फिलहाल इन लोगों को दिया जा रहा है। आगे भी सरकारी जो भी व्यवस्था होगा, जो भी है, और भी काफ़ी किया जाएगा कि परिवार को क्या मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना बन सकती है क्या? अभी तो उनकी अचानक कार्यक्रम बन सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम बनेगा खबर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना जताई है और कुछ राहत का ऐलान किया है, क्या है? हाँ, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लोगों को 4-4 लाख की हेतु तुरंत की ये सहायता है। आगे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संवेदना है पूरे परिवार के साथ, और काफ़ी इनके साथ सरकारी व्यवस्था किया जाएगा। घटना तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन बचे परिवार के लिए उनको खड़ा करने के लिए जो भी बन सकेगा हमारी सरकार करेगी। रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सम्मानित मतदाताओं से 23 फरवरी व 27 फरवरी को 100% मतदान करने की अपील की। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि रायबरेली जिले में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें जिले के सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया और कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए, क्योंकि हमारे जिले का मतदान प्रतिशत हमेशा कम रहा है। तो इस बार मतदान प्रतिशत रायबरेली जिले का बढ़ाया जाए, जिससे कि जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने अपने मतदाताओं से अपील की और रायबरेली के बहुचर्चित सीट 182 विधानसभा सरेनी से कांग्रेस महिला प्रत्याशी फाउंडेशन के चेयरमैन मनोज द्विवेदी की पत्नी सुधा द्विवेदी से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता पंकज यादव ने। रायबरेली जिले के सरेनी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हुई बहुचर्चित विधानसभा सरेनी है, जहां से कांग्रेस से प्रत्याशी सुधा द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर सरेनी विधानसभा में जो तैयारियां इनकी चल रही हैं, आखिर किस उद्देश्यों से, किस मुद्दों को लेकर सरेनी विधानसभा का भ्रमण चल रहा है, और कल प्रियंका जी का भी आगमन है। मैडम, सरेनी विधानसभा में जो आपका ये वर्क चल रहा है, आखिर जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर आप जा रही हैं? जनता की सेवा का मुद्दा, विकास का मुद्दा, और जो भी आप देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। सबसे पहले तो जानवरों की समस्या कितनी ज़्यादा है कि वो लोग बहुत 24 घंटे चिंतित हैं, परेशान हैं। पानी नहीं है, दूर दूर तक कॉलोनियाँ नहीं मिली हैं उन लोगों को। अच्छा, सरेनी विधानसभा में सरेनी विधानसभा में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी तक नहीं हुई, जो आप लोगों की नजर में आ रही है? अरे तो आप लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या नहीं हुई है। रोडें आप देख लीजिए, पानी भी दूर दूर से ला रही हैं। अभी उनके पास हैंड पाइप नहीं है। इंडिया मार्का ने कितने जो है पहले लगे थे, हमने लगवाए। सामाजिक सेवक हैं हम लोग। लेकिन जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक थे, वो तो कहते हैं कि मैंने सरेली विधानसभा में बहुत सारे काम किए हैं। देखिए, आप ये जानिए कि हम विकास के लिए आए हैं, हम लोगों के मदद के लिए आए हैं, हम उनकी समस्या दूर करने आए हैं, और जो समस्याएं हम सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उन समस्याओं को दूर करना हमारा काम है। हम विकास करने के लिए आए हैं। प्रियंका जी सरेली विधानसभा में रोड शो कर रही हैं, तो उसमें आप लोगों की कितना भूमिका रहेगी? अरे प्रियंका जी आ रही हैं तो हम सभी लोग उनके साथ हैं, और वो आगे हमारा मार्गदर्शन करने आ रही हैं, और हम सब लोग उत्साहित हैं। वो आएंगी और उनका साथ मिलेगा। ये बड़ा अच्छा है कि उनके साथ मिलकर उनके ही विश्वास को हमें बनाना है और अपने कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाकर परचम लहराना है। कितने वोटों से लगभग आप लोग जीत रही हैं? देखिए, पूरा जन समर्थन हमें मिल रहा है, भारी से भारी मतों से हम विजयी होंगे। तो इस वक्त हमारे साथ सरेनी विधानसभा से सुधा द्विवेदी जी थी। धन्यवाद। वहीं उत्तर प्रदेश में डीपीके न्यूज पर वोटर का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या वो योगी सरकार से नाराज है और उनको बदलना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में सियासत भी गरमाई हुई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्ष दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच डीपीके न्यूज और सी वोटर का एक सर्वे सामने आया। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या वो योगी सरकार से नाराज है और उनको बदलना चाहते हैं। तो लोगों ने इसके जवाब में कहा कि वो सरकार से नाराज है और बदलना चाहते हैं। डीपीके न्यूज चैनल से दिलीप कुमार भारती। मैं इस टाइम कुशीनगर विधानसभा खड्डा में हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पे आगामी विधानसभा चुनाव का जैसे दिन नज़दीक आता जा रहा है, तैसे प्रत्याशियों की
जनता की भी बेचैनी बढ़ रही है, प्रत्याशियों की भी बेचैनी बढ़ रही है कि इस बार खड्डा विधानसभा में लोगों से हम राय जानेंगे कि क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, ग्राम सभा, जिला स्तर या विधानसभा स्तर पे किस तरह विकास करने वाला प्रत्याशी होना चाहिए। आपको बता दें कि ग्राम सभा से ही राजनीति जो होती है, बड़ी राजनीति ग्राम सभा से ही आती है, चाहे वो सांसद का हो या विधायक का हो या मंत्री पद का हो, किसी पद का हो, ग्राम सभा की राजनीति से शुरुआत होती है। और ग्राम सभा की जनता ही बड़े जनप्रतिनिधियों को चुनती है और यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है और ग्राम सभा की जनता ही विधानसभा में भेजने की कार्य करती है। और इसी तरह की चर्चाओं को लेकर हम इस टाइम हैं खड्डा विधानसभा में। यहाँ पे ग्राम सभाओं में हम आपको जनता की राय दिखाएंगे कि इस बार जनता का क्या मूड है। जनता बताएगी कि इस बार हमको जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए और आपको हम दिखाएंगे। कई लोग पूछेंगे सवाल और हम आपको जवाब भी देंगे और सवाल भी आपसे हम पूछेंगे। बने रहिए आप हमारे DPK न्यूज़ के साथ। यही खड्डा विधानसभा में एक बुजुर्ग चाचा हैं हमारे, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या वो विधानसभा में कैसा जनप्रतिनिधि अपना चाहते हैं। जी चाचा, आपका क्या नाम है? मंगरू जी, आप खड्डा विधानसभा में या आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? आपकी क्या राय है कि आपका खड्डा विधानसभा में कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? मतलब आपका खड्डा विधानसभा में विधायक किसको बना रहे हैं या किस तरह विधायक आप लोग चाहते हैं यहाँ खड्डा विधानसभा में? हम तो यही है, हमसे काम से मतलब। जी जी, अगर कोई भी है हमारे लिए बढ़िया है, हमके काम से मतलब बा, जी उसके नाम से मतलब नहीं है। जी जी, हाँ, मतलब आपको काम से मतलब हमसे है। काम से मतलब है। जी जी, मतलब हाँ, लोग कहते हैं कि गांव हमको जी सेवा से मतलब है। जी जी, दूसरा कोई मतलब आपको जनप्रतिनिधि चाहिए जो हाँ, आप लोग के दुख घड़ी में बराबर हाँ, मतलब रहे। हरा है। जी जी, हाँ। मतलब चाचा गांव से ही राजनीति सबसे बड़ी जो कहा जाता है कि राजनीति ग्राम सभा से ही होती है। हाँ, ग्राम सभा के ही लोग चुनते हैं, चाहे वो विधायक पद के हो या हाँ, सांसद या मंत्री पद के। हाँ, मतलब और क्या, मतलब क्या चाहते हैं, मतलब हमारा जनप्रतिनिधि मतलब क्या, हम मतलब तो कैसा यही होना चाहिए? चाहते हैं सेवा। जी जी हाँ, हमारे दुख के कुछ ध्यान दे, देखे, जी बस यही काम है। जी, मतलब हाँ, आपके- उस हमारे खातिर वो महान है। जी जी हाँ। जी। तो देखा आपने यहीं पे एक बुजुर्ग, कैसा विधायक चाहिए आपको? हमें तो कुछ मिलते नहीं, तो हम तो कोई ना राशन ना कौन कोई देव सरकार का पौनी के आज नहीं, तो इतने दिनों से तो फ्री राशन बट रहा है ना, भाजपा कुछ सरकार नहीं, तो बांट कुछ रही नहीं, है। केहू प्रधान नहीं बनौले बा, केहू विधायक नहीं के मतलब बनौले। आपका राशन कार्ड ही नहीं बनाया आज तक? हम का हो बेचारा हमरा खतरा से धावत नहीं, गैस निकले का बूढ़ो ठेले आदमी वो नहीं करते नहीं कि तू निकालब कहाँ से। आज तक आपका राशन कार्ड नहीं बना? आज लो नहीं बनल, लोग काटी देता। बना था क्या इससे पहले आपका राशन कार्ड? हमार कार्ड ललका तोजे रहल है, 35 किलो मिलत रहल है, अब इन बोतले बका तो इस बार आप लोग किसकी सरकार मतलब क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने? अब जहाँ सब लोग बनाई का जहाँ रोहब जाता हम बानी जाइए तो इसी में तो मतलब जहाँ सब लोग जाएंगे आप भी वहीं पे जाएंगे? जहाँ हो जाए मास्टर हो बाबू चलिए ठीक है, और लोगों से पूछते हैं। आपका क्या नाम है? आपको क्या लग रहा है खड्डा विधानसभा में किसका जनप्रतिनिधि चाहिए? इनको गा रही है इनको। विधानसभा में मान लीजिए कोरोना काल सारा स्कूल बंद, हम लोग भी टीचर प्राइवेट सेक्टर से काम करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आरक्षण को ही हटा दिया जाए, क्योंकि हम खुद एक सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं। हम तो बीएड किए, टेट किए, सब क्वालिफाई है, फिर भी टीचर को कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग तो इस समय जो स्कूल के तरफ से हैं तो किसी पार्टी को नहीं, निर्दल पार्टी को ही देंगे और विजय कुशवाहा को ही देंगे। मतलब आप लोग निर्दल पार्टी को देंगे? मतलब आपको लग रहा है कि भाजपा सरकार में सारे शिक्षकों का शोषण हो रहा है? बिल्कुल शोषण हो रहा है। जी जी, 2 महीना स्कूल चलेगा, उसके बाद से कोरोना दिखा के बंद, और कहीं भी ये लोग अपना सब जा रहे हैं। कोई भी मान लीजिए रैली निकाल रहे हैं, उसमें नहीं कोरोना बढ़ रहा है, स्कूल चलाने में कोरोना हो जा रहा है। तो इसमें शिक्षक ही तो ज़्यादा, मतलब शिक्षकों को ही शोषण में ला रहे हैं लोग। सबसे परेशान तो शिक्षक ही है। आइए, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जी, आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहती है खड्डा विधानसभा में? और इधर आप आ जाइए, कैसा जनप्रतिनिधि? मतलब जहाँ सब लोग जाएंगे आप भी वहीं पे जाएंगे मतलब। तो देखा यहाँ पे खड्डा विधानसभा में जनता की राय, कई लोगों ने कई तरह की चर्चाएं हमारे साथ हुई, कई लोगों ने क्या कहा आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से
क्या कहना है जनता की यहाँ खड्डा विधानसभा की राय? आप बने रहिए हमारे टीपी के न्यूज चैनल के साथ। दिलीप कुमार भारती। सूरतगढ़ में उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा वार्षिक निरीक्षण के लिए सूरतगढ़ के रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां जीएम का डीआरएम बीकानेर समेत मंडल के आला अधिकारियों ने स्वागत किया। वार्षिक निरीक्षण कर आए जीएम ने सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन स्थित विभिन्न कार्यालयों का बारीकी से निरीक्षण कर प्रभारियों से भी जानकारी ली। इसी स्टेशन से दौरा शुरू किया है और पिछले मैं 1-1.5 घंटे से स्टेशन के सभी पहलुओं पर नज़र डाल रहा हूँ और जो भी पैसेंजर एमेनिटीज से संबंधित है उस पर फोकस है और सेफ्टी से, जैसे लॉबी का निरीक्षण किया, रनिंग रूम का निरीक्षण किया, प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया, वेटिंग हॉल का निरीक्षण किया, एटीबीएम का निरीक्षण किया, पार्सल का निरीक्षण किया। आप लोग सब देख ही रहे हैं जी, हर पहलू पर नज़र डाली जा रही है। उसमें क्या आज की तारीख में चीज़ें हैं और आगे उसमें क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है और आप सबके सुझाव भी हम सब ले रहे हैं और इन सारे सुझावों को ले जाकर के दफ्तर में बैठ के उसके ऊपर एक प्लानिंग करेंगे कि किस चीज़ को किस क्रमबद्ध तरीके से पूरा। 0 नंबर की ट्रेनें का देखिए सब जो जितनी 0 चलनी थी, हॉलीडे स्पेशल, मेला स्पेशल, सब नॉर्मल में कन्वर्ट हो गई हैं, उनके नंबर 0 हट गए हैं। और जहाँ तक कोविड के पहले वाली ट्रेन थी जो कुछ अभी बची हुई हैं उसके बारे में भी हम लोग जाके डिस्कस करेंगे। बहुत सारी मांग भी आई हैं, वो सारी मांग पत्र ले लिए गए हैं। सारी ट्रेन का रिस्टोरेशन उस पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि जैसे ही स्थिति पूर्ण रूप से जैसे नॉर्मल की तरफ चली रही है तो हमारा रिस्टोरेशन भी पूर्ण रूप से जल्दी ही होगा। सर, एक पैसेंजर ट्रेन है जो वो भी कम चल रही है सर, पूरी तरह से नहीं चल पा रही। वो जैसा कि बताया गया सारी ट्रेन की टोटलिटी में देख रहे हैं कि कितना जल्दी हो सके। और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि बीकानेर डिवीजन में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी बहुत जोर शोर से चल रहा है और बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से वर्ष 2023 तक पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, उस पर भी काम हो रहा है। सूरतगढ़ को क्या देके जा रहे हैं सर? सूरतगढ़ को अभी हम जाने के बाद में एक मीटिंग करेंगे और कुछ चीज़ें जरूर मिलेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत फोकस है, इसके बारे में एक हम लोग शाम को बैठ के चर्चा करेंगे और जो वर्क हम इसमें स्वीकृत करने के लिए प्रस्तावित आगे किए जाएंगे वो सब आपको डीआरएम के माध्यम से हम आपको बता देंगे। मकराना से खबर, जहां न्यायालय सिविल जज व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मकराना की अदालत ने राना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोरावाड़ा में खिलाफ छात्र की फीस स्कूल बैंक खाते में जमा होने के बाद भी द्वेषता रखते हुए प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं करने का अर्जेंट नेचर का मामला मानते हुए छात्र के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित कर दिए। सिविल न्यायालय मकराना न्यायाधीश सोनिया गोरी ने स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के छात्र लक्ष्यदीप सोनी के भविष्य को देखते हुए अहम फैसला सुनाते हुए फीस के अभाव में छात्रों को बोर्ड परीक्षा में वंचित नहीं करने व प्रायोगिक परीक्षाओं में अन्य छात्रों के सम्मान शामिल करने के आदेश जारी किए। न्यायालय सिविल ने आज एक अहम फैसला दिया है। छात्र लक्ष्यदीप के मैटर को लेकर के आप उसके अधिवक्ता थे, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैटर था पूरा? रानाबाई पब्लिक स्कूल बोरावड़ ने विद्वेषता से इन बैड इंटेंशन दुराशय से ये षड्यंत्र कर लिया कि लक्ष्यदीप जो स्टूडेंट है उसको परीक्षा में बैड नहीं देना है, जिससे उसका 1 साल खराब हो जाए। क्योंकि बिना फीस उन्होंने स्कूल के द्वारा नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर आए, जिसमें क्या कि स्टूडेंट्स की फीस जमा हो जानी आवश्यक होती है। लक्ष्यदीप ने, उसके पेरेंट्स ने स्कूल में फीस जमा कराने के लिए लगातार गिड़गिड़ाते रहे, जानबूझकर उसकी फीस जमा नहीं करी, इसलिए कि उसको परीक्षा में बैठने से रोका जा सके। कल से एग्जाम्स उसके शुरू होने वाले प्राइवेट परीक्षा, उसको रोकने के लिए जिससे वो बोर्ड की एग्जाम में नहीं बैठ सके, इसलिए उसको उसकी फ़ीस की रसीद नहीं दी और उसकी रसीद नहीं दी। जबकि फीस रसीद नहीं देने पर उसके पेरेंट्स लक्ष्मण सिंह मैड ने स्कूल के रानाबाई स्कूल के खाते में भी रुपये 25,000 जमा करा दिए। फीस अप्रोक्सीमेटली 23,000 के आसपास फीस हुआ करती है। 23,000 से तो पत्रकार जी ने 2,000 ज़्यादा करा, 25,000 रुपये जमा करा दिए। फिर कहा अब तो मुझे मेरी रसीद दे देवें, उसके बावजूद जब रसीद नहीं दी गई तब मजबूरन पत्रकार वादी लक्ष्मण सिंह मैड ने एसडीओ साहब के पास भी अपना आवेदन पेश किया कि साहब मेरी फीस जमा नहीं करे, मेरे बच्चों को परीक्षा में बैठने से वंचित कर रहे हैं। एसडीओ साहब के द्वारा भी प्रयास किया गया, किंतु स्कूल प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने इस तरह से षड्यंत्र कर लिया कि जब भी परिवादी के फादर वहाँ स्कूल में जाते तो स्कूल से जो कर्मचारी वगैरह उठ के इधर उधर हो जाते और उसकी फीस जमा नहीं करते।
तो इस कारण से क्या कि मजबूरन उसको न्यायालय का रास्ता खुला था, तो उन्होंने अपना दावा और मैंडेटरी फॉर्म में दावा और टीआई पेश किया। पेश में अर्जेंट नेचर का मामला देखते हुए, नेक्स्ट डे तो स्कूल में प्राइवेट परीक्षा होने वाली थी, इसलिए अर्जेंट नेचर मामला देखते हुए फिर भी ऑनरेबल न्यायालय सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट मैडम हैं सोनिया जी गौरी जी, उन्होंने तत्काल इसमें एक्शन लेते हुए हमारा दावा और अस्थायी सजा का जो प्रार्थना पत्र है वो दर्ज किया और अपराधी जो स्कूल वाले हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल को उनको नोटिस दिया गया और उनकी सुनवाई की गई और नोटिस तामील होने के बाद में सुनवाई बहस। विदेशता आपने कहा विदेशता रखते हैं, किस कारण से विदेशता रखते हैं वादी से? 17 दिसंबर 2021 को इस विद्यार्थी स्कूल कक्षा में पढ़ रहा था, उनके क्लास टीचर पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के दौरान जो स्कूल के निदेशक हैं राजेंद्र डारा, वो इस कक्षा में आए और आते ही उसके साथ वो बहुत भयंकर गंभीर प्रकृति की मारपीट की, जिससे लक्षद्वीप के खून आ गया, कान से सुनाई भी देना बंद हो गया और मारपीट का जो कारण का कोई विशेष ऐसा कोई कारण नहीं था जिसके कारण से वो मारपीट की जाए। और इस मारपीट करने के बाद में जब उनके पेरेंट्स के द्वारा जब उसको उलाहना दिया गया भी मारपीट क्यों की गई, तो उल्टा उन्होंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उल्टा ये दादागिरी और करी कि तुम्हें जो जच है वो कर लो और ना तो ऐसा ही होगा। यहाँ तक कि जो वारदात हुई, इसके संबंध में जो वारदात हुई उस स्कूल के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी को भी उन्होंने बंद कर दिया या बंद करके ये वारदात की होगी या सीसीटीवी आया भी होगा तो भी पुलिस को उन्होंने नहीं बताया। पेरेंट्स ने उसके खिलाफ स्कूल के जो संचालक जो डायरेक्टर है राजेंद्र के खिलाफ में पुलिस थाना मकड़ा में एफआईआर दर्ज कराई 504/2021 उसमें एफआईआर नंबर है, जिसमें 323 504 और सेक्शन 75 ऑफ द ये चिल्ड्रन एक्ट के तहत में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में अनुसंधान भी किया गया। पुलिस ने हमेशा ही इस बात का आश्वासन दिलाया गया कि उसमें चालान किया जाएगा और सभी व्यक्तियों के पुलिस ने गवाह भी लिए। टीवी में भी ये सब चीज़ वायरल हुआ था, सभी को ये बच्चों पता था कि इस तरह से वारदात हुई है। उसके बावजूद भी पुलिस ने अचानक एफआईआर लगाने का प्रोजेक्ट बना लिया। परिवादी के फादर 2 तारीख को एसपी श्री राममूर्ति जोशी जी के पास में सबक पेश हुए, उन्होंने भी डिप्टी साहब को जांच करने के लिए निर्देश दिए। उसके बावजूद भी वो जांच नहीं की गई और पुलिस थाने के अंदर ही वो फाइल पड़ी रही। परिवादी के फादर आईजीपी डीजीपी के साहब के पास में गए, वहाँ उपस्थित होकर उन्होंने कहा भी मेरी पत्रावली में फेयर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। पुलिस इसमें एफआईआर लगाने पर आमद है, जबकि घटना सच्ची है। तो पुलिस ने जो उच्च अधिकारी है डीजीपी आईजीपी, उन्होंने पत्रावली को री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश भी कर दिए, किंतु लोकल पुलिस ने उच्च अधिकारियों को मिसगाइड करते हुए ये कहा गया कि हमने एफआईआर को कोर्ट में पेश कर दी गई है, जबकि 4 फरवरी को डीजीपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 21 दिन की फरलो को पंजाब हरियाणा कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसकी आज सुनवाई है। पटियाला के परमजीत सिंह सहोली ने यह याचिका दायर की। जस्टिस बीएस वालिया की बेंच में इस केस की सुनवाई होनी है। याचिका में आरोप लगाया कि पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर गुरमीत राम रहीम को यह राहत दी गई, लेकिन यह राहत विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता के लिए एक बड़ा खतरा है। मामले में हरियाणा सरकार समेत अन्यों को पार्टी बनाया गया। कहा गया कि इतने घिनौने अपराध करने वाले दोषी को यह राहत नहीं देनी चाहिए थी। वहीं खुद को अकाली दल स्वतंत्र का कौमी प्रधान बताया। मांग की गई है कि गुरमीत राम रहीम को फरलो देने के फैसले को रद्द किया जाए। गुरमीत राम रहीम को फिर से सुनारिया जेल में डाला जाए। इस फरलो के आदेश को गैर कानूनी, गैर जरूरी बताया गया। गुरमीत राम रहीम सिंह को बीते 7 फरवरी को फरलो दी गई थी। उसके बाद वह गुरुग्राम के नाम चर्चा घर में रह रहा है। यहाँ पर वह कड़ी पुलिस सुरक्षा में है। वहाँ ज्यादा किसी से नहीं मिल रहा और लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, उनका भी पुलिस पूरा रिकॉर्ड रख रही है। गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली थी। एसपीजी हरियाणा सरकार द्वारा गुरमीत राम रहीम को फरलो देने के फैसले का विरोध कर चुकी है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।